इस सत्र के अंतिम वक्ता हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के हम सब के अजीज डॉक्टर जे आत्माराम सर, मैं आपको मंच पर कि आप आए और अपना सम्मानीय सत्राध्यक्ष महोदय जी, मंचासीन सभी वक्तागण, उपस्थित विद्वज्जन, सबको साधना। प्रतिबंधित साहित्य पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। हम हैदराबाद में हैं, हैदराबाद विश्वविद्यालय में हैं। जब उर्दू साहित्य की बात होती है, उर्दू शायरी की बात होती है, तो मखदूम की चर्चा के बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। जब किसान मजदूर आंदोलन की बात होती है, उनके संघर्ष की बात होती है, तो मखदूम के बगैर चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। जब हैदराबाद मुक्ति आंदोलन की बात होती है, राजशाही से मुक्ति आंदोलन की बात होती है, तो मखदूम के बगैर चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। मखदूम वो शख्स नहीं है, शोला है, इनकलाब है, शायर दकर है, शायर इनकलाब है। मखदूम केवल कविता लिखना नहीं जानते थे, जनता के बीच आंदोलन करना चाहते थे और उन निरक्षरों को जगाना जानते थे। जब सारा हिंदुस्तान सीधे अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, हैदराबाद की जनता दो मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी। एक ओर तो अंग्रेजों से मुकाबला कर रही थी, दूसरी ओर अपने ही निजाम से संघर्ष कर रही थी। वो निजाम जिसकी 6 पीढ़ियों को हमने सरताज पर रखा है, उसी निजाम के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, उसे गद्दी से उतारना चाहती थी। क्यों? क्योंकि निजाम का जो शासन था वो अपनी ही जनता का शोषण कर रहा था, अंग्रेजों के इशारों पर। अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए अपनी जनता का शोषण कर रहा था और निजाम के अंतर्गत जागीरदार थे, जमींदार थे, देशमुख थे, वे सभी अपनी ही जनता का शोषण कर रहे थे, निर्मम शोषण कर रहे थे, जिसका बयान नहीं किया जा सकता। और इन सब को देख रहे थे मखदूम। मखदूम वही शहर है जो निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाया था, उसी विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई की थी और उसी निजाम द्वारा स्थापित कॉलेज में वो उर्दू के लेक्चरर थे। उसी गांव से आते थे जहां निजाम का शासन चल रहा था, उनकी जागीर चल रही थी। उन्हीं किसानों के बीच से आते हैं, उन मजदूरों के बीच से आते हैं और इसीलिए उनके गजलों में, उनके गीतों में वो आग होती है। वो कहते हैं कि जंग है जंग आजादी, आजादी के परचम के तले हम हिंद के रहने वालों की, महबूबों की, मजबूरों की, महबूबों की, मजबूरों की, आजादी के मतवालों की, वकालों की, मजबूरों की, ये जंग है जंग आजादी, आजादी के परचम के तले। वो जंग ही क्या, वो आजादी ही क्या, दुश्मन जिसमें तराज हो, वो आजादी, आजादी क्या, वो दुनिया क्या जिस दुनिया में स्वराज ना हो, वो आजादी, आजादी का मजदूर का जिसमें राज ना हो। ये जंग है जंग आजादी। इस आवाज को बंद करा दिया गया। मखदूम साधारण लेखक नहीं थे। जब उनको बंद करा दिया गया, जेल में ठूसा गया अंग्रेजों के माध्यम से निजाम द्वारा, तो दिल मिलाता उनका शरीर जेल की दीवारों पर शहरता है। ये मोम की तरह जलते हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रहे, रात भर जगमगाती रहे शाम सुबह वतन।
वतन की आग में जलता हुआ वो मखदूम जब देखता है अपनी जनता का शोषण किस प्रकार से हो रहा है तो दिल मिला जाता है, और उस तिलमिलाहट में जो एक रचना लिखता है उस रचना का नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद नाम का रचना प्रकाशित होती है लाहौर से। हैदराबाद जब रचना प्रकाशित होती, जैसे ही पता चलता है अंग्रेजों को, उस रचना को जब्त कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कौमी दारुल इशात संगठन इसको प्रकाशित करके सारे देश में प्रसारित करता है। लेकिन हैदराबाद की एक प्रति जैसी आ जाती है, यहां के शासक, यहां के रेजिडेंट इस पर प्रतिबंधित लगा देते हैं। छोटी सी पुस्तक है, मखदूम को पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले बहुत कम जानते हैं कि ऐसी एक प्रतिबंधित पुस्तक थी मखदूम की, जो अंग्रेजों के शासन में उपनिवेश काल में प्रतिबंधित हुई। बहुत अरसे बाद वो प्रकाश में आई। इसी वर्ष मई में उसका एक तेलुगु अनुवाद भी हुआ। उसकी उर्दू प्रति पहले मैंने देखी, उसको मैंने अनुवाद करवाने की कोशिश की। हमारे साथी अंजनेदु जी, उनके पास एक औजार है जो विद्या के सभी स्क्रिप्टों को देवनागरी में अनुवाद कर देता है। उसके माध्यम से करवाने की कोशिश की, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने देखा कि 2 ही महीने पहले तेलुगु में उसका अनुवाद हुआ है। मखदूम से एक फ्रेम में बांधा नहीं जा सकता। इसने मुझे बहुत मदद की। महक हैदराबादी इसके लेखक है, और इसको पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। 12 छोटे छोटे चैप्टर हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हैदराबाद बना, हैदराबाद की रियासत कैसे बनी, और कैसे हैदराबाद अंग्रेजों को अपना आला कमान मान चुका था, क्यों उनके इशारों पे नाचने लगा, और यहाँ की जनता, खासकर किसान, मजदूर, आम जनता, और यहाँ की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका किस तरह से शोषण होता है। देशमुख, जागीरदार किस प्रकार से निजाम के आश्रय में शोषण करते हैं अपनी जनता का। देखिए, बाहर अंग्रेज है, अंग्रेजों से मुकाबला करना आसान होता है, कोई आपका भावनात्मक लगाव नहीं होता है। जब आपको पता चलता है आपके बीच का ही शोषक आपको शोषित कर रहा है, तो उसको झेलना बहुत कठिन होता है। जब देख रहे थे जमींदार जो कुछ समय तक उनके साथ थे, धीरे धीरे उनकी जमीन हड़प रहे हैं, और उनके ही यहाँ अब वो कर्ज के इतने डूब गए हैं कि अपनी जमीन सारी गिरवी रख देते हैं, बेगारी करते हैं। यही नहीं, उनका परिवार पूरा बेगारी करता है, उनकी महिलाएं, उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे भी बेगारी करते हैं। यही नहीं, जब भी गांव में कोई नवविवाहित महिला आती है तो पहले उससे कोठरी जाना होता है। बच्चे जैसे ही 6-8 वर्ष के हो जाते हैं, जागीरदार के पास नौकरी करने जाना पड़ता है। इसकी कोई बेगारी है, कोई कीमत नहीं है इसकी। ये शोषण यहाँ के लोगों ने यहाँ की जनता के साथ किया। किसके लिए? खुश रह सके निजाम। निजाम किसके लिए? अंग्रेज खुश रह सके। और अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद भी हैदराबाद में अपनी सेना बरकरार रखने के लिए पूरी छूट दे दी। सिकंदराबाद से लेकर कामारेड्डी तक हजारों एकड़ में उनकी सेना की छावनियां हैदराबाद में थी, और उनको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी यहाँ की जनता की थी, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, ना ही निजाम, ना ही जागीरदार। इसका सारा खुलासा आपको इस पुस्तक में मिलेगा। किसानों की बात जब करते हैं, किसानों का इस तरह शोषण होता था
जमीनों पर उन्हें ही खेती करने की कोई अनुमति नहीं होती थी। जब जैसी फसल बन जाती है आकर जाके डालेगा। किसानों के बीच मखदूम गए। उसके बाद उन्होंने देखा जब किसान सशक्त किसान आंदोलन चल रहा था तो हैदराबाद से आंध्र सभा की ओर से जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसके समर्थक थे आंध्र जनसभा, जिसे तेलुगु में संघम कहते थे, उस संघम के कार्यकर्ताओं के साथ मखदूम वो तीसरे इंसान थे कि सशस्त्र किसान आंदोलन को जारी रखने के लिए हस्ताक्षर करके भेजा था निजाम के पास। ये केवल लेखक नहीं, आंदोलन धर्मी थे, इसलिए कहा इनकलाबी शायर थे। जब मजदूरों की बात होती है तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको सालाना 120 रुपया मेहनताना मिलता था, यानी महीने में केवल 10 रुपया मेहनताना मिलता था। और महंगाई थी 300% थी, 300% महंगाई, और उनकी आमदनी 10 रुपया प्रति माह। कैसे गुजारे? कोई छुट्टी नहीं होती, मजदूरी 7 दिन आनी है, मिल में काम करना ही है। यहाँ कई उन्होंने इसका उल्लेख किया, उस्मान शाही, आजिम शाही मिल है, राम गोपाल मिल है, महबूब मिल है, सैकड़ों मिल यहाँ पर थे, कपड़े के कई उद्योग यहाँ हुए थे, हजारों लोग काम करते थे। और ना ही उनकी स्वास्थ्य को कोई चिंता यहाँ सरकार को होती थी, ना ही जमींदार को होती थी, ना निजाम को होती थी, ना ही उनको कोई छुट्टी मिलती थी। अतिरिक्त अगर काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं तो कोई अलाउंस नहीं होता था। ऐसे हजारों मुद्दे थे जिस पर मजदूरों के बीच मखदूम गए। मजदूर यूनियन के लीडर थे, सैकड़ों मजदूर यूनियन के लीडर, एक लीडर थे हैदराबाद से। इसीलिए आज भी मजदूर यूनियन की चर्चा होती है तो मखदूम का जिक्र जरूर होता है। उसके जिक्र बगैर ट्रेड यूनियन की बात कभी पूरी नहीं होती। और यहाँ पर मखदूम लिखते हैं कि हैदराबाद रियासत में रियासत की जो सारी संपत्ति थी, विशेषकर यहाँ के लगभग 2000 रईस इंसानों, रईस आदमियों के कब्जे में थी। वे ये भी लिखते हैं कि हैदराबाद रियासत की जमीन लगभग 5 करोड़ एकड़ जमीन है, उसमें 200 करोड़ एकड़ जमीन केवल इन्हीं रियासतों के जागीरदारों के पास है, जो लगभग 1500 के आसपास है। और उसमें सबसे बड़ा जागीरदार यहाँ का निजाम खुद है। निजाम के पास उसकी अपनी पर्सनल जागीरदार, जिसे सर्वे खास कहा जाता है, वो सर्वे खास 78,000 एकड़ जमीन है। उसकी अपनी खुद की जमीन, अभी भी हजारों एकड़ जमीन होगी। निजाम के जो वंशज हैं उनके पास, उनको भी पता नहीं कहाँ जमीन है उनकी। आधा तेलंगाना तो उनकी ही जमीन है। इसीलिए हैदराबाद का जो निजाम था उस समय दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमियों में था। 1937 में जब टाइम्स मैगजीन में दुनिया के रईस आदमियों का जब जिक्र हुआ था, उनका कवर पेज पर उनका फोटो छपता है। और ये रईसी आई कहां से? इसी शोषण की प्रक्रिया से आई। राजा रईस था तो राज्य भी रईस होने चाहिए, जनता भी रईस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उस्मानिया विश्वविद्यालय की बात की जाती है, आपको बता दो, मखदूम लिखते हैं कि उस्मानिया विश्वविद्यालय दरअसल फ्यूडलिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि इसके एम्बलम में जो लिखा था वो धर्म विशेष का एक नारा था। और यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़ते थे उनके लिए एक धर्म का सब्जेक्ट अनिवार्य था, उसको जरूर उन्हें पढ़ना ही पढ़ना था। और जो रईस, जो लोग थे रईस,
मुस्लिम कम्युनिटी थे या अन्य कम्युनिटी थे, उनके लिए निजाम कॉलेज बना दी, जहाँ अंग्रेजी की बाकायदा अच्छी शिक्षा मिलती थी। वहां से वो अलीगढ़ जाते थे, वहां से ऊंची शिक्षा हासिल करते थे। कहने का मतलब यहाँ यह है कि एक डिस्पैरिटी थी अपनी जनता के बीच। जो रईस ले गए निजाम कॉलेज में पढ़ेंगे, जो मध्यम वर्ग है, निचले वर्ग के है, वो उस्मानिया विश्वविद्यालय पढ़े। उनकी सोच भी ऐसे ही बनेगी। तो इस तरह का जुल्म, पार्शियलिटी अपनी ही जनता के साथ थी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चिट्ठी आई है तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। दो चार बातें करके मैं समाप्त करता हूँ। शिक्षा की बात होती है, हम विश्वविद्यालय में हैं, शिक्षा की बात जरूर होती है। हैदराबाद में उस समय शिक्षितों की जनता की कितनी थी संख्या? 6%। और सरकार, निजाम सरकार में उन 6% लोगों को भी रोजगार नहीं देती थी। 94% यहाँ पर इलिटरेट थे। 94%। उन 6% लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता था। और जो अनपढ़ थे, कुटीर परिश्रमों में जो काम कर रहे थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी। इतनी खराब थी कि उनका आर्थिक शोषण इतना अधिक होता था कि अपने परिवार की बात तो खुद की ही गुजारी नहीं कर पाते थे। उस समय मखदूम का ध्यान उन पर गया। उन्होंने कहा कि आप मजदूर यूनियन बनाइए। कुछ यूनियन उन्होंने खुद जाकर जनता के बीच मजदूर यूनियन बनवा और उनको लोगों को पकड़ उसमें शामिल करवाया, उनसे आंदोलन करवाए अपनी मजदूरी के लिए, अपने अधिकार के लिए, कि पर्याप्त वेतन तो मिले। उन्हीं के बदले आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो या आरटीसी विभाग हो, ट्रांसपोर्ट विभाग हो, आज भी उन्हें याद करता है। आज भी कहता है कि उस समय हमें कुछ मिला है तो मखदूम की वजह से ही मिला है। इस पुस्तक में कई बातें हैं, छोटे छोटे कई चैप्टर्स हैं। चैप्टर का मैं शीर्षक बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आखिर इसमें लिखा क्या होगा। पहला चैप्टर है कि स्वदेशी रजवाड़े। रजवाड़ों के विषय में पहले उसकी खुलासा कर दी कि स्वदेशी रजवाड़े दरअसल अंग्रेजों का जो साम्राज्य जो खड़ा है ना, उस रजवाड़ों के स्तंभों पर ही खड़ा है। जब ये रजवाड़े रहेंगे तो ये साम्राज्य अपने आप ढह जाएगा। वही इसको पोषित कर रहे हैं, इसका मर्म था उसमें। दूसरा चैप्टर है अंग्रेजों आदि और जागीरदारों की कूटनीतियां, चालें, किस तरह अंग्रेज और जागीरदार दोनों मिलकर अपनी जनता का शोषण कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है हैदराबाद संस्थान का उद्भव, कैसे ये बना, किस तरह से अंग्रेजों के साथ इसकी ट्रीटी हुई, समझौता हुआ, क्या समझौता हुआ, इस सारी बातें इसमें है। चौथा चैप्टर ये कहता है कि असली लुटेरा कौन है, जनता को लूटने वाले कौन है, कि अंग्रेज है या यहाँ के देशमुख है, यहाँ के संस्थान के प्रधान है, या के जागीरदार है, या निजाम है। मैं तो कहते हैं कि निजाम ही ये सबसे बड़ा जागीरदार है। पांचवा चैप्टर है यहाँ की जनता की स्थिति या आम जनता की स्थिति क्या है। छठा चैप्टर है किसान आंदोलन। 47 में बहुत बड़ा सशस्त्र किसान आंदोलन हुआ था, उसकी सारी पृष्ठभूमि यहाँ बताते हैं। सातवां चैप्टर है मजदूर वर्ग की स्थिति। जो यहाँ के कई मिल हैं, उसके उन सारे मिलों के मालिक दरअसल यहाँ के जो 4 प्रमुख राजवंशी परिवार के लोग थे वही थे, उसके अतिरिक्त कुछ और लोग थे।
रईसों की स्थिति लगभग 1,500 से ज्यादा नहीं थी। उन्हीं के कब्जे में पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ की थी। सारी इंडस्ट्रीज उन्हीं के आसपास थी। और यहाँ पर जो नियुक्तियां होती थी, नियुक्तियों में लगभग 1,500 के आसपास गजेटेड ऑफिसर्स होते थे, अधिकारी स्तर के होते थे। उन गजेटेड ऑफिसर्स को उन्हीं के बीच, इन रईसों के बीच ही, बिना कोई इंटरव्यू की तरह कोई फॉर्मेलिटी, उन्हीं के बीच में नियुक्ति होती थी। और मजदूरों के लिए बाकायदा सब कुछ होता था। और ये 80% लोग होते थे, लाखों। और उनकी तनख्वाह क्या थी? वे लिखते हैं हर माह 10 रुपया, 12 रुपया, 30 रुपया और 60 रुपया, उससे अधिक नहीं। हर माह। कितनी खराब स्थिति थी। और उनसे ये कहा था, यूनियन की जब बात करते हैं तो मखदूम लिखते हैं कि ऑफिसर्स का यूनियन कानूनन सही है, लेकिन मजदूर अपना यूनियन नहीं बना सकते। मजदूर की यूनियन की बात हो या विद्यार्थियों की यूनियन की बात हो, इंतजाम बहुत घबरा जाते थे। फिर भी यूनियन बने और उन्होंने आंदोलन भी किया, अधिकारों के लिए लड़ा, जेलों में ठूसे गए। कुछ परिवर्तन जाकर बाद में हुआ। आजादी के बाद भी ये यूनियन कायम रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि डिस्पैरिटी, अमीरों के बीच ही आप एक पार्षद, ये अमीर कौन थे? देशमुख थे या जागीरदार थे या फिर जमींदार थे। यही लोग, इनके परिवारों के बीच ही लोग नियुक्त होते थे और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मजदूर, कमजोर वर्ग जब यूनियन बनाता है, संगठित होने की कोशिश करता है, तो उसे तोड़ा जाता था, उसे गैर कानूनी बनाया जाता था। और एक बात बता दूं, जैसे ही कोई किसी मिल में मजदूर के रूप में शामिल होता है तो उससे अंडरटेकिंग लिया जाता था, एग्रीमेंट लिया जाता था कि हम कभी भी इस मिल मालिक के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे, उससे संबंध नहीं रखेंगे, हम किसी संगठन को नहीं बताएंगे, एक ग्रुप नहीं बनाएंगे। ये उन्हें अंडरटेकिंग देना पड़ता था। मजदूर ही नहीं, उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भी विद्यार्थियों को ये अंडरटेकिंग देनी होती थी कि आप कोई यूनियन नहीं बनाएंगे। जब वहाँ एक यूनियन बना, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जैसा, तो उसको राजनीतिक पार्टी बना दिया गया। उसको कहा कि ये राजनीतिक पार्टी से बैन करो, उसे बैन कर दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे जुल्मों का खुलासा मखदूम ने इस पुस्तक पर किया, तभी शायद इसको बैन कर दिया गया था। 8वां चैप्टर है सरकारी कर्मचारियों की स्थिति। सरकारी यानी निजाम सरकार के कर्मचारियों की स्थिति। 80% लोअर पे, जिनकी आमदनी 10 या 15 रुपए से कम है, 80% लोग वो होते थे। हैदराबाद स्टेट में मुस्लिमों की स्थिति। 9वां चैप्टर मुस्लिम जनता और मजलिस और रजाकारों ने किस तरह से शोषण किया, रजाकारों की मदद से किस तरह से देशमुख जागीरदार अपनी जनता का शोषण करते थे, इसका सारा खुलासा करते हैं। इसमें एक जगह आता है अठन्नी बादशाह। कुछ रजाकार, कुछ समुदाय के नेता जैसे जाकर उस गांव में मुस्लिम समुदाय को समझाने की कोशिश में, आप अपने जागीरदार के खिलाफ मत जाइए, हम बादशाह हैं, बादशाह कभी मांगता नहीं है, जो दिया जाता है वो कबूल करता है। तो उसमें से एक इस्माइल का एक नवयुवक होता है, वो कहता है कि हाँ मैं बादशाह हूं, मैं अठन्नी कमा रहा हूं, अठन्नी बादशाह हूं। बड़ा उपहास करता है, अठन्नी का बादशाह। वो कहता है निजाम है, निजाम पे है तो हम लोग मांगेंगे नहीं, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई संगठन नहीं बनाएंगे। तो ये सब सीधे सीधे सवाल करता है। अगला है लोकतंत्र की स्थापना और अंतिम चैप्टर है सुधार योजनाएं और मांगे। धन्यवाद। बहुत सारी बातें थी,
बेहद ओजपूर्ण शैली में अपने इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आत्माराम सर।